दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आसमान में छाए इन काले बादलों को आज पढ़ने की कोशिश कीजिए। यह वह बादल हैं जो दिखाई दे रहे हैं, बरसेंगे या नहीं बरसेंगे कह नहीं सकते, लेकिन इस देश के भीतर में लोकतंत्र पर जो काले बादल छाए हैं, इस देश की संवैधानिक व्यवस्था पर जो काले बादल लगातार मंडरा रहे हैं, क्या उसका जरा सा भी एहसास हो पा रहा है? या जो एहसास कराने वाले संस्थान हैं, उन्होंने जब खामोशी बरत ली है, और खास तौर से संसद की खामोशी, सुप्रीम कोर्ट के भीतर हां ना करते हुए एक तरह की खामोशी ही है, और इस देश की राजनीतिक सत्ता भी किसी तरीके की कोई पहल करना नहीं चाह रही है, तो इन बादलों को आज कैसे पढ़ा जाए? इसी बात से पढ़ लीजिए कि इजराइल की कंपनी ने जिस जासूसी यंत्र को बनाया, और उस जासूसी यंत्र से जब फ्रांस के राष्ट्रपति उनकी भी जासूसी हो गई, तो हंगामा इतना मच गया कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का विमान जैसे ही पेरिस में लैंड करने के लिए उतरना शुरू हुआ, वैसे ही डिफेंस अधिकारी जो इजराइल के थे उस कंपनी के दरवाजे पर पहुंच गए, जो सरकारी कंपनी ही है, और उनके अधिकारियों से बातचीत करने लगे कि आपने जो जासूसी का यंत्र बनाया है, अगर उसका मिसयूज होता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी, और अगर मिसयूज हो रहा है तो उन देशों के साथ आपने कैसे यंत्र को बेचा है, और किन किन देशों को उस यंत्र को बेचा गया है वह पूरी फहरिस्त दीजिए। भारत का नाम भी उसमें आता है, और साफ तौर पर एनएसओ, जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसके जरिए यह पूरा का पूरा डील किया गया, उसके हिसाब से तकरीबन 40 देशों के 60 एजेंसियां हैं जिसको यह यंत्र दिया गया, और ये तमाम यंत्र जो हैं उन देशों की इंटेलिजेंस एजेंसी, लॉ इन्फोर्समेंट बॉडीज और मिलिट्री को ही दिया गया है। अब सवाल है कि भारत के भीतर यह किस एजेंसी के पास पेगासस था? भारत के भीतर में 10 एजेंसियां हैं, और वो सभी एजेंसी सरकार की निगरानी में गृह मंत्रालय के अधीन होती है, और मौजूदा वक्त में तो पीएमओ के इशारे के बगैर कोई भी एजेंसी किसी तरीके का कोई काम कर नहीं सकती है। लेकिन इजराइल के अधिकारी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि दुनिया भर में इजराइल द्वारा बनाए गए यंत्र को लेकर जब थू-थू हो रही है, दुनिया के 16 देशों के बड़े अखबार लगातार हर दिन रिपोर्ट छाप रहे हैं और बता रहे हैं कि दरअसल यह यंत्र तो टेररिज्म और नेशनल सिक्योरिटी के लिए था, लेकिन इसके दायरे में कैसे पत्रकार आ गए, कैसे पॉलिटिशियंस आ गए, कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़े ब्यूरोक्रेट्स आ गए, कैसे वो तमाम डील्स को करने वाले लोग भी आ गए जो दो देशों के बीच रक्षा से जुड़ी हुई डील थी। और जब फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम आया तो फिर इजराइल के हाथ पांव फूलने लगे, क्योंकि फ्रांस उस तरीके से खामोश नहीं हो सकता है जैसे भारत खामोश है। फ्रांस ने बाकायदा एक क्रिमिनल एफआईआर दर्ज की और उसकी जांच शुरू कर दी। इसका बहुत छोटा सा रूप भारत में नजर आया, जबकि पश्चिम बंगाल के भीतर में एक जज की अगुवाई में, जो कि सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस लोकुर हैं, उनकी अगुवाई में एक दूसरे रिटायर्ड जज जो कि वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट से जुड़े हुए हैं, एक कमेटी बना दी गई, लेकिन वह स्टेट लेवल पर है, सेंटर लेवल पर नहीं है, और इस स्टेट के दायरे में यह जासूसी यंत्र आता भी नहीं है। भारत के भीतर में जो जासूसी कर सकते हैं उस दायरे में इस देश के भीतर में सीबीआई आती है, इस देश के भीतर में आईबी आती है, इस देश के भीतर में रॉ आता है, इस देश के भीतर में ईडी आती है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आता है, इस देश के भीतर में सीबीडीटी आती है, इस देश के भीतर में डीआरआई आता है, इस देश के भीतर में एनआईए आता है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, इस देश के भीतर में एनसीबी भी आता है, और इस देश के भीतर में सिग्नल खुफिया निदेशालय भी आता है, और दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी आते हैं, जो कि जांच और खुफियागिरी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें जानकारी स्टेट को देनी होती है, यानी गृह मंत्रालय को देनी होगी, और मौजूदा वक्त में आपको पीएमओ को जानकारी देनी ही होगी, क्योंकि इजराइल कह रहा है हमने तो देशों को ये यंत्र बेचे, और उन देशों के भीतर में जो भी इंटेलिजेंस एजेंसी थी उनके जरिए जो भी हो रहा होगा, अगर मिसयूज हुआ है तो हम उसे कैंसिल कर देंगे। इससे पहले भी हमने डील कैंसिल की है 2017 में, उसके हिसाब से जब सऊदी अरब के साथ $55 मिलियन की ये डील हुई थी, लेकिन उसने जानकारी दी, इजराइल की कंपनी ने जानकारी दी कि हमने 5 सरकारों की एजेंसी को ब्लॉक भी किया है, और उसके दायरे में मोरक्को भी आते हैं, मैक्सिको भी आती है, सऊदी अरब भी आता है, और यूएई भी आता है। तो भारत किस कैटेगरी में आएगा? भारत में जासूसी हुई,
भारत लोकतांत्रिक देश है, संविधान इजाजत नहीं देता है, कानून इस बात की इजाजत नहीं देता है जिस तरह की जासूसी हो रही थी। तो इसका मतलब है क्या यह सरकार ढहढहा के गिर जाएगी अगर जिस दिन यह सबूत के साथ चीजें आ गई कि सरकार ही जासूसी करवा रही थी? तो क्या वाकई लोकतंत्र पर और इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई बादल मंडरा रहा है? उस बादल को ढकते हुए इस देश में खामोशी बरती जा रही है। हमें लगता है यह इसलिए भी सवाल है क्योंकि अब एक लिहाज से सुप्रीम कोर्ट को भी तय करना है। और आज तकरीबन 500 लोगों ने, जो एक नामित लोग हैं इस देश के भीतर में, अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं, उसमें कुछ जर्नलिस्ट भी हैं, उसमें कुछ एडवोकेट्स भी हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जिनका नाम है, कुछ कॉलमनिस्ट भी हैं। इन सभी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बहुत, सीजीआई को लेटर लिखा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रमन्ना साहब हैं उनको लेटर दिखा, और लेटर में बहुत साफ तौर पर लिखा गया, लोगों को भरोसा रहता है कि न्यायपालिका उन्हें इंसाफ और राहत दिलाएगी। वे जानते हैं कि कुछ गलत नहीं होगा, न्यायपालिका उनका साथ देगी, और भारत का सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़े लोकतंत्र का अभिभावक है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन को भी हम पलटें तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, वो सेंटर को नोटिस दे सकता है। जानकारी हासिल करने के लिए अगर सेंटर खामोशी बरतती है तो वो कोई एक जांच कमेटी भी बना सकता है, और नोटिस देने के ठीक समानांतर जांच कमेटी में किसी जस्टिस को रख के वह कानूनी तौर पर कार्रवाई करने की परिस्थितियों को भी ला सकता है। यानी मुश्किल सीधे सीधे एक वक्त ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि राष्ट्रपति के कोर्ट में यह पूरा मामला चला जाए, यानी राष्ट्रपति के हिस्से में चला जाए कि आप निर्णय लीजिए। अगर कोई स्टेट अपने तौर पर गलत तरीके से इस देश में काम कर रहा हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, जो डेमोक्रेसी के खिलाफ हो, क्योंकि इस लेटर में एक बात और लिखी गई है कि हम उम्मीद करते हैं कि आपका कार्यालय बिना समय गंवाए इस मामले का संज्ञान लेगा और हमारे अधिकारों और स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए सवालों के तयशुदा वक्त के भीतर जो जवाब मांगे गए हैं, जवाब 3 है। खरीदा किसने, पेमेंट कितना दिया गया, और खरीदने का उद्देश्य क्या था? ये 3 सवालों के जवाब चाहिए। और इन 3 सवालों में क्या सरकार की सांस अटकी हुई है? क्योंकि सरकार अगर बताएगी हमने खरीदा था, जाहिर है इजराइल कह रहा है हमने तो सरकार को बेचा है। अगर ये कहेगी पेमेंट हमने दिया है, पेमेंट आप ही देंगे जब आप ले रहे हैं। लेकिन सवाल है उद्देश्य क्या था? क्योंकि जिस उद्देश्य से इसको बेचा गया, जिस प्रोडक्ट को, उस उद्देश्य से हटकर अगर किया जा रहा है तो इजराइल कहता है हम उस कंट्री को ब्लॉक करते हैं। और इजराइल के साथ भारत के संबंध मोदी काल में कितने प्रगाढ़ हैं ये कोई छुपा हुआ नहीं है। लेकिन इजराइल में सत्ता बदल गई है, अब वहां पर नेतन्याहू नहीं है। सत्ता बदली है तो दोस्ती का मिजाज भी बदला होगा, और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जब यह मामला उठ चुका है तो इजराइल बहुत धीरे धीरे पग उठाएगा और एक तरीके से भारत के साथ आकर खड़ा हो जाए इस मामले को लेकर। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो आज लेटर भेजा गया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया कि जो जर्नलिस्टों के लेटर आए हैं, जर्नलिस्टों ने जो एक दाखिल की है अपनी अर्जी की जांच की जाए तो हम अगले हफ्ते जांच करेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। लेकिन इस पत्र के आखिरी हिस्से को पढ़िए, उसमें बहुत साफ तौर पर लिखा गया है कि पेगासस प्रोजेक्ट और वो बातें अब तक जो सार्वजनिक हुई है वह संवैधानिक प्राधिकरणों की साख को लेकर चिंता पैदा करती है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट की आजादी भी शामिल है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जिस वक्त चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे, उस वक्त जिस सेक्सुअल हरासमेंट का मसला जिस महिला के साथ जुड़ा था, उनसे जुड़े हुए टेलीफोन 11 फोन जो हैं, उसमें 2 सुप्रीम कोर्ट में काम करने वाले लोग भी हैं, उनके फोन टैप हो रहे थे। यानी सुप्रीम कोर्ट भी बचा नहीं है। ये सीधे सीधे एक लिहाज से भारत की राजनीतिक सत्ता पर अगर इन बादलों को हटा दिया जाए जिसे लगातार ढका गया है, तो फिर इस देश की सत्ता क्या भरभरा कर गिर जाएगी। क्योंकि 2 ही सवाल उसके बाद होंगे, या तो आप इस देश के भीतर में इमरजेंसी लगा दीजिए, या फिर इस देश के भीतर में बता दीजिए कि हम तानाशाह हो गए हैं, हम जैसे मन चाहे वैसे करेंगे। लेकिन सवाल है, इस देश की सरकार संविधान की शपथ लेकर आई है, अभी भी वह संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहने से हिचकती नहीं है, और संसद की गरिमा शब्द का बार बार उपयोग भी करती है। लेकिन सवाल अब उसके आगे का है, क्योंकि फ्रेंच प्रेसिडेंट ने जब अपने यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर से इस बात का जिक्र किया और कहा कि किसी भी हालत में अब इसकी जांच होनी चाहिए, तो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर आज जैसे ही पेरिस पहुंचे, वैसे ही वहाँ के डिफेंस अधिकारी जो इजराइल के थे वह एनएसओ के दफ्तर पहुंचे, और उनके पास
जो जानकारी निकल कर आ रही है, उनके पास गार्जियन जो कि ब्रिटेन से निकलता है, वाशिंगटन पोस्ट जो कि अमेरिका से निकलता है, लिमैंडो जो कि फ्रांस से निकलता है, जर्मनी का अखबार, इजराइल के भी एक अखबार ने इसका जिक्र किया है, हंगरी के अखबार का भी जिक्र है। यानी 16 इंटरनेशनल मीडिया ने जिन बातों का जिक्र किया है, उन बातों की पूरी फहरिस्त उन अधिकारियों के पास थी और उन्होंने एनएसओ के अधिकारियों से पूछा ये क्या वायलेशन किया गया है और वायलेशन किसने किया है, और जिसने किया है क्या इसको हम लोग तुरंत बताने की स्थिति में आएंगे या उनको सिर्फ आप ब्लॉक करेंगे, कौन सी स्थिति है। तो उन्होंने जानकारी दी इससे पहले हमने किन किन को ब्लॉक किया गया है। यहां पर सवाल है कि भारत के भीतर में पेगासस हायर किया गया, यह किसी से छुपा नहीं है। कोई प्राइवेट एजेंसी हायर कर नहीं सकती है कितना भी पैसा दे दे, क्योंकि इजराइल के इस एनएसओ कंपनी ने अपने उसमें कोड कंडक्ट में लिख रखा है कि वो सरकारों को ही देगी। तो ये बहुत साफ है। अब सवाल था कितने पैसे का। 409 करोड़ यानी 55 मिलियन डॉलर का मतलब होता है 409 करोड़ में सऊदी अरब ने 2017 में खरीदा था। भारत ने भी कमोवेश उसी पीरियड में लिया है, क्योंकि 2017 से यह पूरी की पूरी जासूसी शुरू होती है। सवाल यह था कि भारत जैसे देश में इसकी कीमत इसलिए ज़्यादा होगी क्योंकि एक दूसरे देश का जिक्र जब सऊदी अरब के साथ साथ जब मैक्सिको का जिक्र आया और मोरक्को का जिक्र आया, खासतौर से मैक्सिको में भी जो पब्लिक एजेंसी है उनको दिया गया था और मोरक्को के ऊपर भी वहाँ पर सरकार बचाने गिराने का जब खेल शुरू हुआ था तो उन पर पाबंदी लगा दी गई कि हम आप पर पाबंदी लगा रहे हैं और हम आपको ब्लॉक कर रहे हैं। उनकी जो जांच की स्थिति आई थी वो तकरीबन डबल थी, यानी लगभग 800 करोड़ के लगभग स्थिति बनती है, यानी लगभग 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की स्थिति थी उनके साथ जुड़ी हुई। अब सवाल यह है कि भारत में 121 लोगों को टारगेट किया गया, लगभग 1400 मोबाइल लिस्टेड हैं जिनको किया गया, और भारत के भीतर में जो अलग अलग एजेंसियां जिनको पावर है उसके दायरे में जिन लोगों को किया गया वो कोई नहीं आता है। सीबीआई का पद छोड़ने वाले, सीबीआई डायरेक्टर का पद छोड़ने वाले आलोक वर्मा, उनकी अगले दिन से शुरुआत हो जाती है। राकेश अस्थाना, इनकी भी सर्विलांस शुरू हो जाती है, इनकी भी जासूसी होती है। लेकिन यहां पर एक चीज और महत्वपूर्ण देखिए, सर्विलांस जिनकी हो रही थी वही मौजूदा वक्त में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बना दिए गए, और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के पास इस बात के अधिकार हैं कि वह जासूसी करवा सकते हैं। उसकी जानकारी उन्हें होम मिनिस्ट्री को देनी होगी। होम मिनिस्ट्री किसके पास है? अमित शाह होम मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर के नाम लेने की जरूरत नहीं है। होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर इससे पहले गुजरात में थे। गुजरात में भी कहा गया कि वहाँ भी किस तरीके से एक जासूसी हो रही थी, उसका भी जिक्र आता, और खुद राकेश अस्थाना वहाँ से निकले हुए हैं जिन जिन केसों को वह उस दौर में देख रहे थे, और जिन जिन केसों को इस दौर में सीबीआई आने पर उन पर जो आरोप लगे, सीबीआई डायरेक्टर ने, स्पेशल सीबीआई डायरेक्टर राकेश अस्थाना पर जो आरोप लगाए वह बेहद गंभीर हैं। सवाल है कि एक साइकिल ऐसी बन रही है जिस साइकिल के दायरे को जब आप समझेंगे तो इस देश के भीतर में लोकतंत्र पर छाए हुए सिर्फ बादल ही दिखाई नहीं देंगे, बल्कि बादल इतने घने हैं जिनके भीतर से डेमोक्रेसी को निकाल पाना शायद मुश्किल होता जा रहा है। और यह सवाल इसलिए कहीं ज़्यादा गहरा होता चला जा रहा है क्योंकि सरकार की तरफ से दो ही जवाब आए। सरकार ने कहा कि पेगासस की जांच जो हुई है और निकल कर जो आया है वह ठीक मानसून सत्र यानी पार्लियामेंट जब शुरू हो रही थी उससे ठीक पहले क्यों आया। जवाब इसमें भी नहीं है कि भाई आपने लिया क्या, उद्देश्य क्या था, कितना पेमेंट किया, कोई नहीं है। वो पहले कैसे आ गया, तो इसमें पहली साजिश सरकार को लगती है। दूसरी बात उनका कहना था कि जब 40 देशों में ये लोगों ने हायर किया ही है तो हमने भी हायर कर लिया, इसमें बुरी बात क्या है। और उन 40 देशों में तो कोई हंगामा नहीं है। तो उन 40 देशों की फहरिस्त में जो नाम निकल कर आते हैं वो तमाम नाम किसी भी हालत में डेमोक्रेसी से जुड़े हुए देश नहीं है। वहाँ पर या तो तानाशाही है, निरकुंशता है, शैडो डेमोक्रेसी है। लेकिन भारत में तो पूरी डेमोक्रेसी है। हम ये मान कर चल रहे हैं थोड़ी देर के लिए बादलों को हटा दीजिए, फिर भी महसूस कीजिए यहाँ तो डेमोक्रेसी का सवाल है। और इस डेमोक्रेसी के भीतर में जो गैर कानूनी, गैर संवैधानिक काम करता है वह गद्दी पर इसलिए नहीं बैठ पाता है क्योंकि उसी की शपथ लेकर आप सत्ता में संभालते हैं। इसीलिए हमने दोहराया, इस देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की कुर्सी कैसे गई, इस देश के भीतर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री की कुर्सी कैसे गई, हेगड़े की, रामकृष्ण हेगड़े की कुर्सी कैसी गई, ये सारी चीजें अपनी जगह पर है। अब यहां पर दूसरा सवाल है कि जो तेल अवीव के करीब हर्जिलिया पर जहां पर एनएसओ का ऑफिस है
उस एनएसओ के जरिए जो क्रिएट किया गया, यह इसके पास 2016 में आया था। उससे पहले अमेरिका की एक कंपनी के जरिए यह चीजें बनाई जाती थी, लेकिन इजराइल के एनएसओ में यह 2016 में आया और आते ही उन्होंने दुनिया भर के देशों के साथ डील भी शुरू कर दी और दुनिया भर के देशों ने लेना भी शुरू किया। और उसने आज खास तौर पर कहा कि हमारे जो 60 कस्टमर्स हैं उसमें से 6 देश ऐसे हैं जहां के कस्टमर्स जो 3 से ज्यादा हैं, यानी 40 देशों में से 6 देश ऐसे हैं जहां पर 3 कस्टमर से ज्यादा कस्टमर्स हैं, यानी उस देश के साथ साथ उसकी अपनी जो एजेंसीज गवर्नमेंट की होती है उनको भी यह पावर है कि वो अपने तौर पर ले ले। एक और शक शुबा, क्या भारत के भीतर में किसी एजेंसी ने ऐसा किया होगा? क्योंकि भारत के भीतर में जिस भी एजेंसी को संभालने वाले किसी भी सीनियर ब्यूरोक्रेट का आप नाम लेंगे तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। मौजूदा वक्त में कम से कम जो हालात हैं उसमें आप इस देश की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को लेकर अगर अध्ययन करेंगे तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। अब यहां पर एक सवाल सबसे बड़ा ये निकलता है, क्या भारत के भीतर में जो एक भूमिका इस देश के गृह मंत्री ने अपनी चाणक्य के तौर पर बनाई थी, इस देश के भीतर में चंद्रगुप्त की तरह प्रधानमंत्री मोदी नजर आए, इसकी एक व्यवस्था की गई थी, तो क्या वो चाणक्य की भूमिका निभाते हुए अमित शाह की पूरी जमीन खिसक गई है? और चंद्रगुप्त बने प्रधानमंत्री मोदी अब उस सियासी जमीन को जब गंवा रहे हैं, तभी इस देश के भीतर में झटके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। इस देश के सबसे ज्यादा लोगों पर इसी कार्यकाल के भीतर में राजद्रोह के मुकदमे लगाए 124A, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने तक किया कि लगता ऐसा है कि आपकी बात किसी ने नहीं मानी और आपने उसके ऊपर 124 लगा दिया, यानी राजद्रोह का मुकदमा आपने ठोक दिया, जबकि उसके अनुकूल वो परिस्थिति नहीं थी। यह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इस बात को बताती है क्या वाकई जब पॉलिटिकल जमीन खत्म होने लगती है तब आप इस तरह की कार्रवाई शुरू करते हैं? क्योंकि इस देश के अंदरूनी हालात को भी अगर हम समझे तो यह पहला मौका है जब 2 राज्यों की सीमा पर हिंसा हुई, 6 पुलिसकर्मियों की मौत हुई और आज की जानकारी यह आ रही है कि मिजोरम में बाकायदा बंकर्स बन गए हैं। असम ने बाकायदा अपने नागरिकों को कहा है, देश के नागरिक हैं लेकिन असम के लोगों को कहा है आपके लिए एडवाइजरी दी जाती है कि आप मिजोरम ना जाएं, मिजोरम में आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और असम में बाकायदा गवर्नमेंट लेवल पे यह कार्रवाई शुरू हो गई है कि जो भी मिजोरम से गाड़ी आए उसमें कहा यह गया है कि मादक द्रव्यों की तस्करी बहुत होती है, उसको देखिए, लेकिन इन जनरल की स्थिति जो वहां से जानकारी आ रही है, तमाम गाड़ियों की आवाजाही जो मिजो के नंबर प्लेट के साथ आती है उसको उस बॉर्डर पर ही रोक दिया जाता है। एक ही देश के भीतर की यह स्थिति है। सवाल है, हम लोगों ने इस देश के गृह मंत्री को फेल होते हुए कोविड काल में देखा। सवाल है, इस देश के भीतर में हमने पॉलिटिकल जीत हासिल करते हुए अमित शाह की रणनीति को भी देखा, लेकिन इस दौर को जरा परखने की कोशिश कीजिए, यह किस दौर में स्थिति आकर खड़ी हो गई है। राजनीतिक तौर पर जमीन जब गंवाई जा रही है तो ऐसे में योगी जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जिस हालात में कोविड और गंगा की लहरों में समाती हुई जो बॉडी थी, जो मरे हुए लोग थे उनकी जो स्थितियां थी, जो बालू में दबे हुए लोग थे उनकी जो स्थितियां थी, इन तमाम परिस्थितियों के बाद भी योगी आपको समर्थन करना पड़ा, उसके साथ खड़े हो गए। 2 राज्यों के मुख्यमंत्री आपने इसी दौर में बदले। इन 2 राज्यों में, चाहे वह जिक्र हम लोग उत्तराखंड का करें चाहे कर्नाटक, हम इन बातों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की घटना से चंद दिनों पहले देश के गृह मंत्री शिलोंग गए थे। जरा एक परिस्थिति को समझने की कोशिश कीजिए, क्या इस देश के भीतर में कानून का राज ना हो एक ऐसी परिस्थिति बन गई है, या फिर केंद्र के अनुकूल परिस्थितियां जो भी पहल बना दे वही कानून का राज है? क्योंकि 3 दिन रिटायरमेंट से पहले राकेश अस्थाना को जब दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त करने का ऐलान किया गया तो 2-3 सवाल एक साथ झटके में आए। राकेश अस्थाना को इसलिए तो नहीं लाया गया कि अब उनके पास पावर है कि वह किसी की भी जासूसी कर सकते हैं, सिर्फ उनको जानकारी देनी होगी गृह मंत्रालय को, क्योंकि गृह मंत्रालय के अधीन दिल्ली पुलिस आती है, वो जासूसी करवा सकते हैं, कर सकते हैं। जबकि उन्हीं की जासूसी हो रही थी 2018 के दिसंबर के बाद से, जब उनको सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर पद को छोड़ना पड़ा था। लेकिन उससे ठीक पहले उन पर जो चार्जेस लगवाने का जिक्र था सीबीआई डायरेक्टर का, वह क्रिमिनल चार्जेस थे। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो 4 सवाल सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला सवाल यही है कि भारत
के भीतर जो जासूसी हुई और उसके दायरे में जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी आ गए और उस पीरियड में आए जिस पीरियड में वह इस देश के प्रधानमंत्री पद के दावेदार का चुनाव लड़ रहे थे, 2019 लोकसभा चुनाव, विपक्ष में और कांग्रेस के नेता के तौर पर वही सामने थे। उस समय उनकी जासूसी हुई। दूसरी बड़ी बात हुई कि 2 राज्यों में जो सरकारें गिर रही थी, खास तौर से उसमें मध्य प्रदेश और कर्नाटक का जिक्र है, तो कर्नाटक के जो प्लेयर्स थे उस दौर में भी उनकी जासूसी हो रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सीबीआई के अधिकारी, जो रॉ के रिटायर्ड अधिकारी, जो तमाम ब्यूरोक्रेट्स इस दौर में निकल कर आते हैं, अगर उनकी जांच हो रही थी तो भारत के भीतर में कॉन्स्टिट्यूशन क्या इस बात की इजाज़त देता है, और अगर इजाज़त नहीं देता है तो सरकार की तरफ से क्या पहल होगी। महत्वपूर्ण बात सबसे बड़ी यह है कि फ्रांस के भीतर भी भारत का उदाहरण दिया जा रहा है और इजराइल के भीतर भी भारत का उदाहरण दिया जा रहा है कि यह मिसयूज इस लेवल तक जा सकता है, क्योंकि भारत जैसा मिसयूज इससे पहले मोरक्को में हुआ है, जहां पर सत्ता बनाने बिगाड़ने का खेल हुआ, और दूसरे लेवल पर मैक्सिको में हुआ। इन दोनों जगहों को ब्लॉक किया गया इजराइल के जरिए। तो क्या इजराइल भारत को भी ब्लॉक कर देगा, या भारत की डेमोक्रेसी को लेकर सवाल जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जिस तरीके से उठ रहे हैं, क्या वो सवाल और गहराएंगे? और क्या वाकई अगर भारत की सरकार ने पार्लियामेंट के भीतर या सार्वजनिक तौर पर या फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इस तरीके का ऑर्डर दे दिया जिसके जरिए ये बात सामने आ जाए कि सरकार ही जासूसी करा रही थी, तो क्या ये सरकार भरभरा कर गिर जाएगी, या फिर डेमोक्रेसी पर छाए इस तरीके के काले बादल जो हैं वह उस डेमोक्रेसी को ही ढक देंगे? ये सारे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब पार्लियामेंट से मिलेगा कहना मुश्किल है, सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन सरकार कुछ कहेगी इसको लेकर कोई उम्मीद ना कीजिए, क्योंकि पहले दिन से सरकार की तरफ से 2 ही बातें की गई है, ये पूरा मामला फेक है या फिर इसकी पूरी क्रेडिबिलिटी कुछ भी नहीं है। यही 2 बातों का जिक्र किया गया है। जनता के सामने आसमान है, उस पर छाए बादल हैं, लोकतंत्र में जीने की ताकत है, संविधान इस देश में लागू है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ सोचना शुरू कीजिए, क्या वाकई ऐसा तो नहीं हो रहा है कि इस देश के भीतर में चाणक्य का रंग धूमिल पड़ गया, चंद्रगुप्त की राजनीतिक जमीन खिसक रही है, या फिर हमारे संविधान को सत्ता ने अपने अनुकूल परिभाषित करना शुरू कर दिया है, इसीलिए लोकतंत्र के पाए सिर्फ और सिर्फ रायसीना हिल्स पर नजर आते हैं, जहां के लोकतंत्र का मतलब तानाशाही तो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।